हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के सेशन में हम सिलोगिज्म डिस्कस करेंगे। सिलोगिज्म में मार्क्स लेना किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इजी है अगर उसका बेसिक्स पता हो। ठीक है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में सिलोगिज्म में मार्क्स लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ते। बट अगर हम सिस्टमैटिकली उसको पढ़ते हैं और उसके सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स को अच्छे से देखते हैं तो आई कैन एश्योर यू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक्यूरेसी भी 100% रहेगी। तो सिलोगिज्म अटेम्प्ट करने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ये कि हमें एक्यूरेसी जो है वो 100% लेनी है। बस इन दो बातों का हमको ध्यान रखना है सिलोगिज्म को पढ़ते हुए। ठीक है, तो पहले उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि सिलोगिज्म किसी भी एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम मतलब हर बैंकिंग एग्ज़ाम में और जेके बैंक एग्ज़ाम में भी, तो उनको बता देती हूँ कि इस तरह स्टेटमेंट्स कुछ दी जाती हैं और फिर उनके कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। स्टेटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह दी जाएगी और कंक्लूजन आपको दिया जाएगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि इन कंक्लूजन में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। जिस तरह हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि हमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं कुछ, कि ईदर और नीदर नॉर नन ऑफ द अबव या 1 फॉलोज या 2 फॉलोज, उसी तरह सिलोगिज्म में भी यही 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 2 से ज़्यादा कंक्लूजन्स भी आपको पूछे जा सकते हैं और हमको उन कंक्लूजन्स को राइट और रॉन्ग बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन। तो ठीक है, इस तरह आपका आएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिलोगिज्म जो है वो हर बैंकिंग एग्ज़ाम में आजकल एक बहुत इंटीग्रल पार्ट माना जाता है रीजनिंग का, और इसके आपको कम से कम 3 या 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप सिलोगिज्म को मिस नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है और उसमें फुल एक्यूरेसी से मार्क्स लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलोगिज्म में हम इन 6 स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सिलोगिज्म है वो इन 6 स्टेटमेंट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर हम इन 6 स्टेटमेंट्स की हर एक नुक एंड कॉर्नर या हर एक रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझते हैं तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में वेन डायग्राम्स के बारे में तो सुना होगा कि हर एक एंटिटी को एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं ए को मान लेती हूँ कि ये ए का स्फीयर है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये ए में रहेंगी, वही मैं बोल देती हूँ ये बी है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बी कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम अपना सिलॉग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है हम उनसे जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वेन डायग्राम्स की हेल्प से हम अपना सिलॉग जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इन 6 स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑल ए एंड बी, ऑल ए आर बी। अगर मेरा ये ए है और ये बी है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो वेन डायग्राम है ये ए रिप्रेजेंट कर रही है और ये बी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब मैं बोलती हूँ ऑल ए आर बी, तो व्हाट डज दैट मीन कि जो जितना भी ए था वो बी के बीच में आया। क्या आप समझ पा रहे हो? ऑल ए आर बी, तो इसका क्या मतलब रहेगा कि जो ए था, ए में जितनी भी चीज़ें थी वो बी के अंदर लाई कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं तो वो क्या बोलती है, सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब क्या है कि पूरा ए नहीं बट ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है। तो अगर ये मैं ए मानकर चलूँ और ये बी मानकर चलूँ तो ये जो पार्ट है इस पार्ट की मुझे बात की गई है, मुझे इस पार्ट का रिलेशनशिप दिया गया है सम ए आर बी। ठीक है, जो ए का ये अपना पार्ट है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो बी का ये पार्ट है मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। मुझे पता है तो सिर्फ इसके बारे में। जो ए का पार्ट जो है
जो बी बी है वो कौन सा पार्ट फॉर्म कर रहा है, ये वाला, तो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमको कितनी एंटिटीज़ के बारे में पता चला, मेरे पास 3 पोर्शंस आए, एक वो पार्ट जो ए का था सिर्फ, दूसरा वो पार्ट जो सिर्फ बी का था, और तीसरा वो पार्ट जो ए और बी दोनों में लाई कर रहा है। आपको समझ आ रही है बात? उसके बाद हम अगर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या कैसे बनेगा? अगर मेरे पास ये ए है तो मुझे स्टेटमेंट बोलती है सम ए आर नॉट बी, तो मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लेना है ए में, ठीक है, जो कि बी नहीं है, जो कि बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं नो ए इज बी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी है। अगर ये ए है और ये बी है तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मुझे डेफिनेटली पता है कि नो ए इज बी का मतलब क्या है, ए का कोई पार्ट बी के किसी पार्ट से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कितने पोर्शंस के बारे में पता है। एक पोर्शन वो जो ए का है, ठीक है, एक पोर्शन वो जो ए का है बट बी का उसके साथ रिलेशन पता है। क्या मुझे इस पोर्शन का रिलेशन बी के साथ पता है? मुझे इस पोर्शन का रिलेशन नहीं पता। क्या मुझे इस पोर्शन का रिलेशन बी के साथ पता है? मुझे इस पोर्शन का रिलेशन पता है कि ये पार्ट जो है वो बी में कभी नहीं जा सकता। मैं इस पार्ट को एज अ डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और बड़ा सा स्फीयर भी बना सकती हूँ, एक छोटा सा स्फीयर भी बना सकती हूँ। थर्ड पोर्शन बी का, जिसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसके ए के साथ और क्या रिलेशन है क्या नहीं मुझे नहीं पता। तो इस तरह हमारी 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम पहले यूज़ करेंगे, और जो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं वो हम आने वाले सेशंस में समझेंगे, ठीक है। इन 6 स्टेटमेंट्स में से अभी इस टाइम पे हम 4 स्टेटमेंट समझेंगे और इन 2 स्टेटमेंट्स को हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई ये है मेरी बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि कोई भी मुझे स्टेटमेंट दी जाती है मेरी बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये रहेगी। बट क्या सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या सिर्फ यही तरीके हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए? तो नहीं, इनके और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हमें उन सब पॉसिबिलिटीज़ को समझना है कि क्या पॉसिबिलिटी किस स्टेटमेंट में बनती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें इस स्टेटमेंट दिए जाता है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी से एक आपको बात पता चल रही है कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी में है। तो क्या मैं इस वेन डायग्राम को इस तरह बना सकती हूँ? अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे देखो, ये पूरा जो ए का स्फीयर था इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो बी में चला गया। ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ए आर बी, जो ए बी के अंदर है। तो क्या मुझे इस रिलेशन के बारे, इस पोर्शन के बारे में कुछ पता है? मुझे इस पोर्शन के बारे में नहीं पता। क्या ये वेन डायग्राम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? जी हाँ, कर रही है, क्योंकि कुछ ए जो है वो बी में आ रहा है। मुझे नहीं पता मेरे बी का साइज़ क्या है क्या नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ पॉसिबल वे टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट बताती हूँ, एक और पॉसिबिलिटी बताती हूँ। हम इस स्टेटमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सब बोलोगे तो यहाँ पे तो सम ए आर बी रहेगा, और यहाँ पे तो मैंने पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर डाल दिया। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है तो क्या ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इस डायग्राम का मतलब ऑल ए आर बी तो है ही, बट क्या इस डायग्राम का मतलब सम ए आर बी होगा? जब ए का सारा पार्ट बी के अंदर है तो हम ये मान के चलते हैं कि ए का कुछ पार्ट जो है वो भी बी के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर मैं ए और बी के साइज़ को सेम मान लूँ, यही मेरा ए है यही मेरा बी है, तो क्या मैं इस डायग्राम को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ?
जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं इस डायग्राम को, इस स्टेटमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो मैं इस स्टेटमेंट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर b मेरा इतना था तो मैंने a को भी इतना ले लिया। अगर a पूरा फैल कर b बन गया तो a का जो थोड़ा पार्ट b में था वो भी तो उसमें आ गया। उसी तरह अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को भी वैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हूँ। यही मेरा A है, यही मेरा B है, ठीक है। ये जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, ये ऑल A और B को रिप्रेजेंट कर रही है। बट हमको लेनी कौन सी वेन डायग्राम है? जब हम अपनी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं तो हम जो बाकी की डायग्राम्स हैं, जो बाकी की वेन डायग्राम्स हैं, वो हम पॉसिबिलिटी किसके तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो मेन रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इस स्टेटमेंट में इसका रहेगा और इस स्टेटमेंट में इसका रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये थर्ड स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ए का जो पार्ट है वो बी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। हमको ये चीज़ डेफिनेटली पता है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी के अंदर नहीं जा सकता, पर क्या इसका मतलब ये है कि बी भी ए के अंदर नहीं जा सकता? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ए बी के अंदर नहीं जा सकता बट बी अंदर जा सकता है, तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो पार्ट जो बी के अंदर नहीं जा सकता। ये पोर्शन जो है वो ए का वो पोर्शन जो बी के भी अंदर जा सकता है, और ये बी का वो पोर्शन जिसका रिलेशन मुझे इसके साथ नहीं पता। और मैं डायग्राम्स देखूं तो मैं सम ए आर नॉट बी को इस तरह बी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसमें ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ए जो बी नहीं है। ये वो पोर्शन है जो ए बी भी है और ए भी है। और इस स्टेटमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ये ए और ये बी। अगर मुझे बोला गया है सम ए आर नॉट बी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो क्या अगर मैं सारा ये अगर डायग्राम बनाती हूँ तो क्या ये डायग्राम मुझे ये चीज़ बोल रही है? जी हाँ, बोल रही है। अगर ए का कोई भी पोर्शन बी नहीं है, अगर ए पूरा ही ए जो है वो बी के अंदर नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का अगर मैं कुछ पोर्शन लूँगी तो वो भी बी के अंदर नहीं जाएगा। एम आई राइट? ठीक है। ए का कुछ पोर्शन जो मैंने लेना था बी के अंदर नहीं जाता, तो ए का अगर मैंने सारा ही बी के बाहर ले लिया तो ए का जो भी पोर्शन मुझे बी के अंदर कंसिडर करना था वो भी चला गया। अब ये डायग्राम भी इस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस याद रखनी है कि किस किस डायग्राम से हम इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब में सबसे इजी स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली, नो ए इज बी, जिसकी सिर्फ एक ही डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। इसको और कोई भी डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ठीक है। हमने देखा ऑल ए आर बी को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए जब बी के अंदर है, दूसरा वो ए जब फैल के पूरा बी के अंदर चला गया, तो ये पूरा स्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ए आर बी। उसके बाद ये स्टेटमेंट सम ए आर बी, जब ए और बी का कुछ पोर्शन कोलाइड करके बता रहा है, मुझे 3 पोर्शंस दिखा रहा है। वो ए जिसका कोई भी रिलेशन मुझे इसके साथ नहीं पता, वो बी जिसका कोई भी रिलेशन ए के साथ नहीं पता, थर्ड वो पोर्शन ए और बी का जो कोलाइड कर रहा है। उसी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ए का कुछ पोर्शन जो बी में पूरा समा गया है, ठीक है, पूरा बी उसने कवर कर लिया है। तीसरी रिप्रेजेंटेशन ए का कुछ पोर्शन जिसने बी का कुछ पोर्शन जो है वो अपने अंदर ले लिया है। ए पूरा ए जो है, आपको याद रखना है कि ये डायग्राम भी सम ए आर बी रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ, ये पोर्शन जब ए पूरा फैल कर बी बन गया तो ए और बी जो है वो कोलाइड कर गए, तो सम ए आर बी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस डायग्राम में भी हमें 3 पोर्शंस मिलते हैं। ए का वो पोर्शन जो बी नहीं हो सकता, ए का वो पोर्शन जो बी है, और बी का वो पोर्शन जिसका मुझे और इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं पता। उसी तरह ये और फोर्थ
डायग्राम नो ए इज बी। इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें पहले इन 4 स्टेटमेंट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर ही हम इन 2 स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सिलॉगिज्म का है, जो आपको जनरली नहीं समझाया जाता। ठीक है, सिलॉगिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिन 2 पोर्शंस के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, उन 2 पोर्शंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये था A और ये था B, सम AR-B मैंने दे दिया, तो मुझे इस पोर्शन के बारे में और इस पोर्शन के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम 2 पोर्शन जिनके रिलेशनशिप को हमको नहीं पता, हम उनको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन दोनों को बिल्कुल अलग रख सकते हैं, उन दोनों को कोलाइड करवा सकते हैं और एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के अंदर भी रख सकते हैं। राइट, मतलब अगर हमें किन्हीं 2 पोर्शंस के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, बट हमें उनका कंक्लूजन पूछा जाता है उन्हीं 2 पोर्शंस के बारे में, तो हम उन 2 पोर्शंस में क्या 3 पॉसिबल रिलेशंस हम दिखा सकते हैं। एक जिसमें उन दोनों पोर्शंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा उन दोनों पोर्शंस को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा उन दोनों पोर्शंस में से एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 4 स्टेटमेंट्स पढ़ी, ऑल AR-B, सम AR-B, सम AR-B और नो A is B। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। मैं इस स्टेटमेंट के नीचे लिख रही हूँ सम AR-B, इस स्टेटमेंट के नीचे लिख रही हूँ नो A is B, इस स्टेटमेंट के नीचे लिख रही हूँ सम AR-B और इस स्टेटमेंट के नीचे लिख रही हूँ ऑल AR-B। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन स्टेटमेंट्स के नीचे इन स्टेटमेंट्स को क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट्स और ये 2 स्टेटमेंट्स, ये दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स से आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट को गलत होना ही पड़ेगा। क्या है ये? ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, अगर मुझे ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऑल AR-B, सम AR-B, तो जहाँ पे आपने ऑल पढ़ा और सम नॉट पढ़ा, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट सही है तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत होगी, और सम नो, अगर सम वाली स्टेटमेंट सही है तो नो वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत होगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? जो कि एट ए टाइम ना ही तो दोनों सही हो सकते हैं और ना ही दोनों गलत हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट का गलत होना ज़रूरी है। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के। ठीक है, आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है। ऑल जो है वो सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट है, सम जो है वो नो का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑल AR-B अगर सही होगा तो सम AR-B कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम AR-B सही होगा तो ऑल AR-B कभी भी सही नहीं हो सकता। उसी तरह अगर सम AR-B सही है तो नो A is B कभी भी सही नहीं हो सकता। बट अगर नो A is B है तो सम AR-B का रिलेशन जो है वो उन 2 एंटिटीज़ के बीच में कभी भी सही नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की याद रखनी है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बेसिक्स पढ़ा सिलॉगिज्म का कि कौन सी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किन्हीं दो पोर्शंस में हमको कुछ नहीं पता कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम उनको किन तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन तीन उनको अलग रख सकते हैं। उन दोनों में सम का रिलेशनशिप आ सकता है या उन दोनों में ऑल का रिलेशनशिप आ सकता है पॉसिबिलिटीज़ में, अगर हमें उन दो पोर्शंस में रिलेशन नहीं पता। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये स्टेटमेंट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये स्टेटमेंट जो है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी हमने आज बेसिक पढ़ा, जिनको कुछ नहीं पता था। आई होप आपको समझ आया है। ओके, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख कर बताइए अगर आपको कोई डाउट है या आप और कुछ पूछना चाहते हैं। और वीडियोस को देखते रहिए, इनइक्वालिटी की वीडियोस को भी देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।